हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और आप लोगों की हेल्प के लिए बच्चों डाउट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करी है। आज ये पहली डाउट क्लास है। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मेरे को भेजे हैं। अब क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो हम ऑब्वियस है सारे तो नहीं यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। तो मैंने सभी क्वेश्चंस में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जो मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को जिन क्वेश्चंस को सीखना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं और जिनको करने से बाकी सब बच्चों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं उन सारे क्वेश्चंस में से, और उनको हम लोग आज के पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सभी ध्यान लगा करके समझना, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अलग अलग बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया से मुझे भेजे हैं। मैं साथ साथ बताता रहूंगा किसका क्वेश्चन अभी चल रहा है और बाकी बच्चे भी उसको सीखें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सेशन हमारा होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से बच्चों। तो जो मेरे को ये क्वेश्चंस भेजे गए हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर भेजे गए हैं। व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर बार बार नहीं देंगे, मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस वहां से देख लेना। तो बच्चों फिर से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मेरे से पूछा है, ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है आदित्य सिंह ने जौनपुर यूपी से। तो यहां पर कहा गया है कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 32। कैसे करेंगे देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए हैं बच्चों। हम मान लेते हैं लेट वन पार्ट बी एक्स, लेट वन पार्ट बी एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर अदर पार्ट विल बी, अदर पार्ट विल बी, अगला पार्ट क्या हो जाएगा। देखो अगर मेरे पास एक नंबर 12 है और 12 के मैं 2 पार्ट करना चाहता हूं, इसने कहा है क्वेश्चन में 2 पार्ट करो, तो मैंने एक पार्ट तो x कर लिया बच्चों, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या होगा 12 माइनस एक्स, इजंट इट। 12 में से x हिस्सा तो अलग कर दिया, तो फिर 12 के पास कितना हिस्सा बच गया, 12 माइनस एक्स बच्चों बच गया। इसलिए जो 2 पार्ट हो गए 12 के, वो हो गए x हो गया एक पार्ट और दूसरा पार्ट 12 माइनस एक्स हो जाएगा। सो अदर पार्ट विल बी 12 माइनस एक्स बच्चों, ऐसे इसको ले लेंगे। फिर आगे कहा है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 32, इन पार्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो 32 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 12 माइनस एक्स, दोनों पार्ट का प्रोडक्ट अगर हम करें, मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो इक्वल टू बच्चों 32 आ जाएगा। तो ये हमारी यहां पर इक्वेशन बन गई। ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जस्ट। सो दिस विल बिकम 12x, x इंटू माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो माइनस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले जाते हैं 32 के पास, तो प्लस का बन जाएगा, इजंट इट। ये प्लस का 12x इधर जाएगा तो माइनस का 12x बन जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये प्लस का 32 एज इट इज है, और इक्वल्स टू कर देते हैं हम 0 पे। एक क्वाड्रेटिक हमें मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करके। तो बच्चों यहाँ पर मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आता हो और प्लस करके 12 आता हो। तो ऐसे 2 नंबर फटाफट से सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए और प्लस करके 12 आ जाए। 8 और 4 हो जाएंगे, इजंट इट। 8 और 4। तो बच्चों मिडल टर्म को यानी कि 12 को, ये माइनस का साइन एज इट इज है, 12 को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे 8 प्लस 4 में। आगे x एज इट इज प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 4, फिर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमने पेयर बनाया, x कॉमन आया, x माइनस 8 अंदर बच गया, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आया, x माइनस 8 बच गया। सो x माइनस 4 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो x माइनस 4 को हम लोग रखेंगे 0 के इक्वल, और एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x हमारा हो गया 4, और यहाँ से बच्चों x हमारे पास आ गया 8, इजंट इट। तो हमें यही तो निकालना था, ये पार्ट क्या होंगे बच्चों। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे 4 और 8।
अगर x 4 होगा यानी कि x 4 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट कितना बन जाएगा, 12 माइनस 4 से 8 बन जाएगा। और बच्चों अगर इसको हम लोग 8 ले लें तो 12 माइनस 4 से ये वाला 12 माइनस 8 से ये वाला 4 बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि वो दो पार्ट 4 और 8 हो जाएंगे। तो हम लोग फाइनली कंक्लूड कर देंगे देयरफॉर 2 पार्ट्स आर 4 and 8। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक, यहाँ पे देखो चेक भी कर सकते हो तुम लोग, 4 into 8 करोगे तो 32 आएगा कि नहीं आएगा प्रोडक्ट, बिल्कुल आ जाएगा। और 4 + 8 करोगे तो 12 भी बच्चों आ जाएगा। तो आदित्य का ये क्वेश्चन था जौनपुर यूपी से। आई होप क्लियर हो गया होगा आदित्य को भी और बाकी सबको भी। तो कमेंट में मुझे लिखना कि जिसका डाउट है क्लियर हुआ है कि नहीं, बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा है सम्यक जैन ने दिल्ली बुध विहार से। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, और 1 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर आ सकता है, नो डाउट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सम्यक कैसे होगा ये, इफ 10x = 3 cot x then x = what। बाकी बच्चे भी आंसर निकालने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर दो और आंसर निकालने की कोशिश करो, तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको कैसे करूंगा, हम पूरे क्वेश्चन को tan में चेंज कर लेंगे। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 10x = 3 × 1/10x। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, cot थीटा = 1/tan थीटा। तो cot x क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा, isn't it? इसकी जगह ये आ गया इस फॉर्मूले से। अब देखो बच्चों आगे, ये tan x यहाँ नीचे है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x से। तो बच्चों tan x × tan x = हमारे पास यहाँ पर 3 × 1 3 रह गया केवल। तो tan x × tan x जब हम करेंगे इट विल बिकम tan स्क्वायर x, isn't it? = 3। बच्चों स्क्वायर सामने जाएगा तो बन जाएगा √3, isn't it? स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, तो tan x = √3 ये हमारे पास आ गया। यानी कि tan x = tan 60, isn't it? हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि tan में √3 किसकी वैल्यू है, tan में √3 किसकी वैल्यू है। बच्चों ऐसी स्टेज में आके हमें ये चेक करना होता है। तो टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सभी ने पढ़ी होगी, टेबल में चेक करो कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो दिखाई देगा कि tan 60 होता है √3। इसलिए बच्चों हम √3 की जगह पर tan 60 लिख सकते हैं, isn't it? अब क्या बन गया इक्वेशन कि tan x = tan 60। तो बच्चों अब हम कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग दी एंगल्स, रेशियो तो सेम हो गए, देखो इधर भी tan हो गया इधर भी tan हो गया, तो अब हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो बच्चों वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किसका क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है सर काले हर्षवर्धन ने लातूर से। तो क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको सभी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान लगा के समझना। देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, द पॉइंट्स A, B, C and D आर वर्टिसेस ऑफ। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है कि ये किसके वर्टिसेस हो सकते हैं, पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के या रोम्बस के, ये हमें बताना है। तो रफ में एक वर्क करना है सबसे पहले सभी को, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस
पैरेललोग्राम की भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड, स्क्वायर की भी 4 साइड, रोम्बस की भी 4 साइड। तो इसलिए एक 4 साइडेड फिगर हमने रफ में बना ली। अब बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख दो। ए है 0,-2 लिख लिया हमने, बी है 3,1 ये लिख लिया हमने, सी है हमारे पास 0,4 ये लिख लिया हमने, डी है हमारे पास -3,1 ये लिख लिया हमने। अब बच्चों यहाँ पर एक टिप है, इसका ध्यान रखना, कभी भी वर्टिसेस को क्रिस क्रॉस वे में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बच्चा क्वाड्रिलेटरल बनाए और ए यहाँ लिखे और बी यहाँ लिख दे, सी यहाँ लिखे और डी यहाँ लिख दे, तो इसने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो इस बच्चे के आंसर्स नहीं आएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं लिखने में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नंबरिंग करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी फिगर की, या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज की है, ए आया, फिर इधर आगे चल के बी आया, फिर इधर आगे चल के सी आया, फिर आगे चल के डी आया। ठीक है, क्लॉकवाइज किया हुआ है। ऐसे ही सभी को करना है, क्रिस क्रॉस इस तरह से नहीं लिखना है। पहली टिप है, पहला तरीका है। अब आगे बच्चों चलते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड ए बी, बी सी, सी डी, डी। एक तो ये चारों निकालो और फिर उसके बाद फाइंड ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को भी बच्चों निकालना पड़ेगा। ये ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, इनको भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो टोटल 6 साइड हमें निकाल लेनी है, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स। तब हमें पता लग पाएगा फाइनली कि इन चारों में से ये किस फिगर के वर्टिसेस हैं। क्लियर है? तो इन चारों 6 के 6 को पहले पता कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो निकालने के लिए बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सब बच्चे इसी तरह से लिखा करो। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई जगह पर उनका क्वेश्चन वो वाला फिर गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि बच्चों हर क्वेश्चन में x1 x2 नहीं हुआ करते, किसी क्वेश्चन में x3 x4 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तब भी तुम x1 x2 लिखोगे तो तुम्हारे मिस्टेक हो जाएगी ना वहां पर। तो फिलहाल केवल इतना ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ऐसे लगाओ कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसास यानी x वाली वैल्यूज का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, फिर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स यानी y वाली वैल्यूज का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, फिर उस पूरे का अंडर रूट। ये प्रॉपर फॉर्मूला है। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ए बी, है ना, ए बी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी क्या आएगा? अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। देखो x की वैल्यू 0 और 3, पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी y की होती है कोऑर्डिनेट में। तो 0 माइनस 3, 0 और 3 उनका क्या करना है? डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस फिर डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स यानी -2 और 1 का डिफरेंस, तो -2 और 1 का डिफरेंस, उसका स्क्वायर। तो बच्चों कितना बन गया? 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 प्लस यहाँ से -3 बनेगा, उसका भी स्क्वायर 9 आ जाएगा, इजंट इट? सो दिस विल बिकम रूट 18 यूनिट्स। BC पर चलेंगे, BC निकालेंगे तो अंडर रूट, देखो ध्यान से, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x वाली वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन, फिर ऑर्डिनेट्स 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का अंडर रूट। तो बच्चों फिर से 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18 यूनिट्स यहाँ पर भी बन गया। अब निकाल देते हैं CD। CD बच्चों हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये x है और ये x की वैल्यू है, यानी -3 और 0 का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर बच्चों 1 और 4 इनका डिफरेंस होल स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ से -3 ही रह जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 1 माइनस 4 विल बी -3 और -3 का स्क्वायर फिर से 9, यानी कि फिर से रूट 18 ही आ गया। अब बच्चों लास्ट में हमें DA निकाल लेनी है। DA हो गई अंडर रूट, देखो -3 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है और ये -2 है,
1 और बच्चों -2 का डिफरेंस, बीच में माइनस लगेगा ना, तो वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, इजंट इट। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा, भाई देखो ये ऐसे होगा ना, 1 तो ये है y की वैल्यू, ऊपर y की वैल्यू -2 है, -2, फिर बीच में डिफरेंस लगाओगे ना, होल स्क्वायर ऐसे ही तो करोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने वहाँ प्लस लगा दिया है डायरेक्ट पहले। अब भाई तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, ये भी सेम टू सेम हमारे पास बच्चों 9 + 9 ही बन रहा है, यानी कि √18 यूनिट्स ही बन रहा है। अब देखो यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ये बता सकते हो कि इनमें से कौन से ऑप्शन अब बिल्कुल भी आंसर हो ही नहीं सकते? कौन से नहीं हो सकते? एक तो बी बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता और ए भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों ए बी बी सी सी डी डी ए चारों इक्वल आ गई हैं और रेक्टेंगल की चारों साइड तो इक्वल होती ही नहीं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसी तरह से बच्चों पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड तो इक्वल नहीं होती, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो भाई अब या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन डी है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, और रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है तो ये रोम्बस की भी साइड्स हो सकती है, नो डाउट। अब डिफरेंस कैसे हो पाएगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है? तो बच्चों उसी के लिए ही यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं फाइंड ए सी एंड बी डी। ये डायगोनल्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे बच्चों, डायगोनल्स से हमें पता लगेगा कि ये वर्टिसेस स्क्वायर के हैं कि रोम्बस के हैं, क्योंकि बच्चों स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो फाइनली अब हमें डायगोनल्स को निकालना है, अगर इक्वल आए तो स्क्वायर कहेंगे इसको, अदरवाइज ये रोम्बस हो जाएगा। तो बच्चों ए सी फाइंड करते हैं नाउ। ए सी विल बी, ए सी डायगोनल कितना आएगा, देखो यहाँ ध्यान से, 0 - 0 का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज, फिर वाई की वैल्यूज क्या है, -2 और 4, -2 और -4 का होल स्क्वायर, इजंट इट। सो दिस विल बिकम, ये तो 0 ही हो गया, यहाँ से बच्चों -6 आएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि 6 यूनिट्स आ गया ए सी। अगला डायगोनल है बी डी, वो बच्चों हो जाएगा √, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, 3 है और -3 है, तो 3 लिखा और -3 लिखा, और बीच में माइनस लगेगा ना, जैसे अभी ऊपर सिखाया, तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर प्लस, बाकी 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पर 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और ये बन गया 6 यूनिट्स, ठीक है ना भाई। तो हो गया डिसाइड, ये आखिर होने वाला क्या है। तो फाइनल कंक्लूजन दे देंगे, हम लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल भी इक्वल हुए हैं और साइड्स भी इक्वल हुई हैं, तो ऐसा किस में होता है, स्क्वायर में। देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर, यानी बच्चों ये आप लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी पार्ट इसका सही आंसर है, सी हम लोग टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर तो पूछा हुआ है एमसीक्यूज में, तो 1 मार्क्स में है, लेकिन यही सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों 3 से 4 मार्क्स में भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो जब डिटेल में आएगा 3 से 4 मार्क्स में, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है, यही सारी चीजें हम इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। ये इधर वाला काम जो है ये रफ में करने का है, हमारे अपना समझने के लिए, ठीक है। और बच्चों 1 मार्क्स में आए एमसीक्यू में, तो क्या करना है, तो जस्ट फिर ये सारा काम रफ में फटाफट, फिर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से रफ में करके हम लोग फटाफट से आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो कहां से है और क्या है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा है वर्णिका ने न्यू दिल्ली से, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। 2020 के पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के अंदर। इस क्वेश्चन में बच्चों मैक्सिमम बच्चों को डाउट आता है कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है, जबकि है बहुत ज़्यादा आसान। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बहुत ध्यान लगा के समझना, एक बार समझ में आ गया ना तो कभी इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं
समझने के तौर पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ। tan 1 डिग्री दिया ना, फिर tan 2 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री, ऐसे ही बच्चों ये आगे चलता जा रहा है tan 89 तक। तो इसने तो सीधे 89 लिखा है, मैं बीच में थोड़ी वैल्यूज और लिख रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 43 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री, और फिर मैं भी आगे आगे चलते चलते लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ tan 89 डिग्री। बच्चों बीच में मैंने देखो यहाँ 1 से लेके 89 तक जा रहा है ना, बीच में सारे नंबर आएंगे, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे चलते चलते 89 तक हमें जाना है। तो हमने यहाँ पर 3 तक गए, थोड़ा आगे चल के थोड़े छोड़ दिए, फिर बीच के नंबर कुछ और लिख लिए हैं, फिर उसके बाद फिर लास्ट में 89 तक हम भी चले गए। तो मैंने बीच के नंबर ये इसलिए लिखे ताकि तुम लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ tan 90 माइनस 89। कैसे लिख लिया सर आपने? तो भाई मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, क्योंकि 1 है ना, 1 को 90 माइनस 89 नहीं लिख सकते। 90 में से अगर 89 को माइनस करोगे कितना आएगा? 1 ही तो आ जाएगा। तो 1 को 90 माइनस 89 लिख लिया, क्या दिक्कत है? ऐसे बच्चों tan 2 को क्या लिखोगे? 2 कब आएगा? जब 90 में से 88 माइनस होगा, isn't it? ऐसे बच्चों tan 3 कब आएगा? जब 90 में से 87 माइनस होगा। बोलो हो गया ना? आगे फिर चलते रहेंगे। tan 43 को भी ऐसे ही लिखो, 90 माइनस 47 चेक कर लो, 90 में से 47 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास 43 आ जाएगा, isn't it? फिर बच्चों tan 44 को कैसे लिखोगे? tan 44 को tan 90 माइनस 46 लिखेंगे सर, बिल्कुल सही। अब समझ में आ गई होगी ना बात। अच्छा ये tan 45 को क्या लिखोगे? tan 45 को 90 माइनस 45 लिखे। अरे भाई 90 माइनस 45 क्यों लिखोगे? tan 45 की तो वैल्यू होती है ना, टेबल पढ़ी है तुम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 45 की वैल्यू होती है। 45 डिग्री का एंगल हमें पता होता है टेबल में। tan 45 क्या होता है? सबसे आसान वैल्यू है tan 45 होता है बच्चों 1, तो इसकी जगह 1 डाल दिया, ठीक है। अब 1 के बाद का कोई भी नंबर तुम्हें चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। tan 45 पे जैसे ही 1 आ गया यहाँ, इसके बाद जितने भी हैं ये एज इट इज लिखे जाएंगे। tan 46, tan 47 और अप टू tan 89, फिर आगे कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब एक ऐसे भी समझ सकते हो कि ये टोटल 89 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 89। इनके ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा? ठीक बीच में बच्चों 45 पड़ेगा। तो बीच वाले नंबर से पहले के तो सभी को चेंज कर देना है 90 माइनस के हिसाब से, और बाद का किसी को भी हमें चेंज नहीं करना, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखो, एक आइडेंटिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। वी नो, देखो क्या रिलेशन है, दैट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ठीक है। आइडेंटिटी, फॉर्मूले, टेबल की वैल्यूज, ये सारी की सारी जिसने याद कर रखी है अच्छे से, उसकी ट्रिग्नोमेट्री नो डाउट बढ़िया हो जाएगी। जिसको यही याद नहीं उसको बच्चों हमेशा दिक्कत आएगी। इसलिए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अच्छे से याद कर लो अगर उसको अच्छा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो इसी तरह से फिर बच्चों tan 90 माइनस 89 क्या हो जाएगा बताओ? जब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है तो tan 90 माइनस 89 cot 89 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, cot 89। ऐसे ही बच्चों tan 90 माइनस 88 cot 88 बन जाएगा। tan 90 माइनस 87 cot 87 बन जाएगा इसी फॉर्मूले से। फिर आगे बच्चों चलते हुए tan 90 माइनस 47 cot 47 बनेगा। फिर tan 90 माइनस 46 cot 46 बनेगा। फिर ये 1 भाई साहब है,
1 को तो चलो हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना, 1 इंटू करके बस वो तो हट ही गया। आगे देखो, आगे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, 10 46 10 47 एज इट इज। फिर चलते 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 10 89 से पहले की भी कुछ वैल्यू अब मैं लिख लेता हूँ, तो 10 87 और 10 88 और फिर ये लास्ट में आया भाई 10 89। ऐसे अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो एक चीज को समझो जरा ध्यान से, ध्यान दो इस बात पर। देखो बच्चों, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा, और ये इंटू टेन थीटा। ऐसे बनेगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाए, क्या रह जाएगा? केवल 1 ही रह जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम ऐसे इस चीज को ले लेते हैं कि अगर कॉट थीटा की मल्टीप्लाई टेन थीटा में करोगे ना भाई, तो 1 आएगा। क्यों आएगा? देखो ऐसे, ये देख लो, इस तरह से 1 आ रहा है। अब इस चीज को अप्लाई कर दो, ये हमने लिख दिया यहां पर कि हम इसको अप्लाई करने वाले हैं कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। अब बच्चों यहाँ देखो, कॉट 89 है, यहाँ पर टेन 89 है, ये सारे आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में है, सारे आपस में। बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ ना इनके, देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है ये सब। तो अब कॉट 89 और टेन 89, जब कॉट 89 टेन 89 की मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 हो गया। फिर बच्चों कॉट 88 टेन 88 है लास्ट में, उनकी भी मल्टीप्लाई हुई, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉट 87 है, लास्ट में टेन 87 है, मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों ये कॉट 47 टेन 47 मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा। कॉट 46 टेन 46 मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा। और इसी तरह से जो बीच में नंबर छूट गए, ये सब में भी आपस में रिलेशन बन जाएगा, ये भी क्या आ जाएंगे? 1 1 1 1 आते रहेंगे। और जब सारे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल में आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? केवल और केवल 1 रह जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। फुल डिटेल में मैंने इसको समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है? इसको कर लेना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा है रितिका कुमारी ने जहानाबाद से। क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बता दिया था, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को समझने चाहिए। और अगर इन क्वेश्चंस की तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो भाई जा कर के इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर ये पहले पूछे जा चुके हैं और अब फिर से भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा हुआ है कि फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहली बात तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो बच्चों फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल हो जाता है c1 अपॉन c2 के। तीनों आपस में रेशियो इक्वल हो जाते हैं। अब सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये है क्या? तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये वाली पहली इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, x का साथी जो है, उसको बोलते हैं a1, और पहली इक्वेशन में जो y का साथी है उसको बोलते हैं b1। फिर इनके अलावा जो बच गया उसको बोलते हैं c1। समझ में आ गया? इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें जो x का साथी है उसको बोल देते हैं a2। a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन है, इसलिए 2 लगा रहे हैं सेकंड इक्वेशन का, थोड़ा फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस करने के लिए। y का कोफिशिएंट, y का साथी जो है वो हो गया b2। फिर इसी तरह से जो नंबर बच गया, बच कौन गया? ये पूरा का पूरा बच गया, ये पूरा का पूरा बच गया हमारे पास बच्चों। तो ये हमारा हो गया C2। ठीक है,
अब यहाँ पर एक काम कर लेना है, ये देखो ये इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ दिया हुआ है ये नंबर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है सबसे पहले सभी को LHS में ले जाओ तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आंसर राइट हैंड में रखने से भी आ जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है साइन का, तो उस चक्कर में पढ़ना ही मत। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में सभी को LHS में लेके जाओ। तो बच्चों यहाँ देखो ये वाली इक्वेशन में तो सारे LHS में ही है ना, इधर तो 0 रह गया। ऐसे इसको भी LHS में कर लेंगे। तो जब मैं इसको LHS में इधर लाऊंगा तो ये साइन बदल जाएंगे बस, यानी 1 बच्चों प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी हमारे पास प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से चेक कर लेता हूं। बिल्कुल 1 प्लस का है और ये तो दोनों माइनस माइनस के साइन लेके इधर आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बच्चों हमें तीनों चारों वैल्यूज सारी वैल्यूज पता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब सबको इनमें पुट कर दो इक्वेशन में। यहाँ पर कंडीशन जो दी हुई है यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा A1 है 2, A2 है A प्लस B प्लस 1, चेक करो। B1 है 3, B2 है A प्लस 2B प्लस 2 इज इक्वल्स टू C1 है माइनस का 7, चेक करो, साइन पे ध्यान दो, माइनस का 7, और C2 है माइनस का 4, A प्लस B माइनस का 1, इजंट इट? लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे बड़े आराम से प्यार से। यहाँ पर सबसे पहला काम, इन दोनों को इक्वल रख दो, तो 2 अपॉन A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन A प्लस 2B प्लस 2 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ दूसरा घर बनाओ, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रख दो, पहले वाले को और लास्ट वाले को। 2 अपॉन A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -4 A प्लस B माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो बनेगा 2A, फिर 2 की 2B में होगी तो प्लस का 4B, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में होगी तो प्लस का 4, ये बीच में इक्वल टू है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे A की तो 3A, फिर 3 की B में करोगे तो प्लस 3B, फिर 3 की 1 में करोगे तो प्लस 3, ये आ गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो क्या करें, 4B माइनस 3B प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3A माइनस 2A। मैंने A वालों को इकट्ठा लिख लिया, B वालों को इकट्ठा लिख लिया और कांस्टेंट को इकट्ठा लिख लिया, इधर उधर कर लिया है। तो ये बन गए हमारे पास B आ गया प्लस का 1 आ गया इज इक्वल्स टू A आ गया। चेक करो, A हमारे पास आ चुका है, B प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 कहो इसको, और अभी यहाँ पर छोड़ दो, इसको आराम करने दो थोड़ी देर। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ में देखो, यहाँ पर ऐसे मत काट देना, कभी खुशी खुशी में ये माइनस से माइनस काट दो, ये ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस जो है ना ये केवल इतनी टर्म के साथ है अभी। अगर ये पूरे के साथ होता तब कट सकता था, अभी नहीं कट सकता। तो इसको पूरे के साथ लिख लें, या चलो इस चक्कर में नहीं पढ़ते, सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, जो आसान से आसान हर बच्चे को समझ में आ जाए। ये हो गया इज इक्वल्स टू -7, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, -4A -4 की -B में करोगे -4B और आगे माइनस का 1, ऐसे हो गया जी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ करी थी, तो 2 की मल्टीप्लाई -4A -4B -1 में होगी इज इक्वल्स टू -7 की मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस 1 में होगी। ठीक है, तो -8A 2 इंटू -8B 2 इंटू -1 -2, फिर -7A -7B माइनस का 7। यहाँ तक बच्चों हम पहुँच गए। ठीक है, किसका क्वेश्चन चल रहा है? रितिका का। क्लियर हो गया रितिका? यहाँ तक चलने के बाद बढ़ते हैं आगे। -8A प्लस 7A -8B प्लस 7B इज इक्वल्स टू -7 प्लस 2। इधर उधर कर लिया हमने इनको, A वाले सॉल्व होंगे, B वाले सॉल्व होंगे, यहाँ से आएगा माइनस का A, यहाँ से आएगा माइनस का B इज इक्वल्स टू -5। चेक करो,
ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, ये ए यहाँ पर आराम कर रहा था ना, इसके आराम करने का टाइम हो गया पूरा। अब इसको उठाओ और यहाँ से उठा करके यहाँ ला के डाल दो। ए की जगह ये माइनस का साइन लगा हुआ है और ए की जगह ये आ गया ब्रैकेट में b+1 भाई। आगे माइनस का b है इज इक्वल्स टू -5। ये कहाँ से आ गया ए की जगह b+1? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ लिख दो। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -b माइनस प्लस माइनस का 1, फिर आगे बच्चों माइनस का b इज इक्वल्स टू -5। ये दोनों ऐड हो गए तो माइनस का 2b इज इक्वल्स टू -5, -1 उधर गया +1 बना, यानी कि माइनस का 2b इक्वल हो गया बच्चों माइनस के 4 के। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और b हमारा कितना आ गया 4/2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है भाई, b आ गया हमारा 2, पहला आंसर आ गया, पहली खुशी। अब दूसरा आंसर भी निकालना है तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये तुम लोगों को नीचे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस है। तो पुटिंग b इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 दिखाई दे रही है, b की जगह 2 डाल दो, 2 + 1 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। दोनों a और b हमारे पास आए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 3 से 4 मार्क्स के अंदर पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतने ही डाउट रखेंगे। आज के डाउट क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं। तो जिन जिन बच्चों के डाउट मैंने इस क्लास के अंदर लिए हैं वो मुझे कमेंट में लिखना, उनको क्लियर हो गया क्या, और जम के इनकी प्रैक्टिस करो। बाकी बच्चों को भी सारा प्रोसेस पता लग गया होगा। अगर और बच्चे और कोई बच्चा है या जिनके मैंने डाउट लिए हैं वो भी, तो अगर कोई तुम में से चाहता है कि डाउट्स डिस्कस किए जाएं इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो मेरे को व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर अपने डाउट की साफ सी फोटो खींच करके भेजनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर उनमें से सेलेक्ट करूंगा जो क्वेश्चन सारे ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो मुझे लगता है ये बताए जाने चाहिए जिससे सबका फायदा हो। उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप लोगों के नाम के साथ यहाँ पे बताया जाएगा। आई होप सभी को सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई ये तुम लोगों के लिए वीडियो थी, और वैसे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता नहीं हूँ, वो टीचर लोगों का हम लोगों का काम नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कर देना, कह देता हूँ थोड़ा सा तो इसको करना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, समझ गए कि नहीं? चलो, थैंक यू।